बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 9 आज हमारा CCNA साइबर ऑप्स सिक्योरिटी फंडामेंटल और हमारी डोमेन है या चैप्टर है नंबर 4 और एक्सेस कंट्रोल। तो हम एक्सेस कंट्रोल के ऊपर थोड़े से एक दो और लेक्चर बनाएंगे। तो एक्सेस कंट्रोल प्योरली थ्योरेटिकल है, ठीक है, मगर हमें ये कॉन्सेप्ट होने बहुत लाजमी है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के बगैर हम लोग किसी भी सिक्योरिटी डिज़ाइन को अच्छी तरह डिप्लॉय नहीं कर सकते या उसको समझ नहीं सकते, ठीक है। तो एक्सेस कंट्रोल है क्या? एक्सेस कंट्रोल जो सा है, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रिंसिपल है जिसे हम CIA ट्राइड कहते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी के हमारा डाटा जो सा कॉन्फिडेंशियल रहे, लीकेज ना हो, अवेलेबिलिटी अवेलेबल हो जब चाहिए, और इंटेग्रिटी, और उसके अंदर अनऑथराइज मॉडिफिकेशन ना हो। इन तमाम जो प्रिंसिपल्स है, इन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक्सेस कंट्रोल यूज करते हैं, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हो इन तीन प्रिंसिपल्स के लिए की जो इंटीग्रेटर है वो एक्सेस कंट्रोल है। क्योंकि अगर हमारे पास एक्सेस कंट्रोल नहीं है, कि हमने वेरीफाई नहीं किया, तो मे बी हमारी इंटेग्रिटी ऑफ डाटा कंप्रोमाइज हो जाए, मे बी हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा कंप्रोमाइज हो जाए, अवेलेबिलिटी शायद हो जाए कि वो बंदा जाके सर्विस ही शट डाउन कर रहे हैं। तो बड़ा की इंग्रेडिएंट है एक्सेस कंट्रोल। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रिंसिपल जो राइटर है उसने किताब लिखते हुए इस बुक की बुनियाद जो से कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी के जो CIA राइटर उससे दोबारा शुरू की है, ठीक है। और हम जिस तरह हमें पता है कि हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, हम लोग बहुत दफा पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अब जब हम एक्सेस कंट्रोल की बात करते हैं तो एक्सेस कंट्रोल में ना दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वन इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड अदर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो सा है ना वो एक्टिव एंटिटी होती है, ठीक है। एक्टिव एंटिटी कैसे हो सकती है? कि एक ऐसा शख्स जिसे किसी रिसोर्स के ऊपर एक्सेस चाहिए, ठीक है, वो सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। इस सिचुएशन के अंदर, इस डायग्राम के अंदर, ये जो मेरा यूजर है काशिफ, इसको जो सा है उर्दू IT अकेडमी की डेटाबेस पे एक्सेस चाहिए या वेबसाइट पे एक्सेस चाहिए। तो ये जो एक्सेस सब्जेक्ट है वो मैं हूंगा, और ऑब्जेक्ट एक पैसिव एंटिटी होगी। उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट हो सकती है, उर्दू IT अकेडमी की डेटाबेस हो सकती है, उर्दू IT अकेडमी की यूजर नेम पासवर्ड्स की डेटाबेस हो सकती है, ठीक है, जितने लोग एडमिन वहां पे हैं, क्योंकि हम उर्दू IT अकेडमी पे किसी यूजर नेम पासवर्ड सेव नहीं करते। तो ये जो दो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हैं, ये बहुत कॉमन वर्ड है, ये अक्सर आपको सुनने को मिलेंगे, नॉट अ प्रैक्टिकल लाइफ, मगर जब भी आप डिज़ाइन की बात करेंगे, डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे, तो सब्जेक्ट एंड एक्सेस ऑब्जेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑब्जेक्ट एक ऐसा पैसिव कंटेनर है जिसके अंदर आपके कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं जिन्हें आप सेव करना चाहते हैं, और इन दोनों चीजों को जोड़ने के लिए बीच में आपको चाहिए होगा एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। से फॉर एग्जांपल उर्दू IT अकेडमी का जो बैक एंड एप्लीकेशन है उस पे आपको यूजर नेम पासवर्ड चाहिए होता है, ठीक है। तो वो हम कहते हैं हमारा एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म या एक्सेस कंट्रोल प्रोसीजर है, ठीक है। और उसके बाद इस एक्सेस कंट्रोल की वजह से जो उर्दू IT अकेडमी की डेटाबेस है उसकी हम कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी मेंटेन करते हैं, क्योंकि कल को कोई डेटाबेस वाइप कर दे, आप उर्दू IT के पेज पर आएंगे, आपको लेक्चर्स नहीं नजर आएंगे, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस वाइप कर दी किसी ने, ठीक है। अवेलेबिलिटी डिस्टर्ब होगी। इंटेग्रिटी क्या? कि लेक्चर ए पे वन पे क्लिक करें और जी CCNA राउटिंग स्विचिंग का लेक्चर खुल जाए, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या? कि अगर हमारे पास कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, लकी है ना, हमारे पास कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है नहीं हमारी वेबसाइट पे, तो इस वजह से कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक हो गया। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। सब्जेक्ट एक यूजर अकाउंट भी हो सकता है, एक एप्लीकेशन भी हो सकती है, एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, एक सर्विसेज भी हो सकती है, और ऑब्जेक्ट कोई डेटाबेस भी हो सकती है, वेब सर्विसेज भी हो सकती है, और भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट सिचुएशन। और एक्सेस कंट्रोल एक ऐसा मैकेनिज्म जो हमने बीच में रखा हुआ है कि हम वेरीफाई कर सके कि काशिफ वो बंदा है जो ये कह रहा है वो है, और क्या उसे एक्सेस हासिल है, ठीक है। ये जो प्रॉपर डोर लॉक मैकेनिज्म है इसको हम एक्सेस कंट्रोल कह रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, एक्सेस कंट्रोल फंडामेंटल्स के अंदर, यानी किसी भी एक्सेस कंट्रोल जहां भी हम कहीं पर भी लगाते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स में लगा दें या किसी सिस्टम्स के अंदर इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल बहुत हायर लेवल पे टर्म भी बोली जा सकती है कि बिल्डिंग के अंदर जो एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म है, कि वो स्वाइप कार्ड के मैकेनिज्म है, उसे भी एक्सेस कंट्रोल कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन पहला स्टेप है, आइडेंटिफाई करना, फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस, कि एक यूजर जो सा है वो कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है, यूनिक यूजर है, ठीक है। और उसका जो यूजर नेम है वो नॉन डिस्क्रिप्टिव हो, एडमिन ना हो, मास्टर ना हो, रूट ना हो, काशिफ हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है।
काशिफ 123 हो, कोई मसला नहीं है, इजी टू रिमेंबर होना चाहिए। अगर मेरा यूजर नेम काशिफ 987654 स्टार ABC हो, तो मुझे भी यूजर नेम याद करना मुश्किल हो जाएगा। और आइडेंटिटी सीक्रेट कंसीडर नहीं होती। बहुत सारे लोग समझते हैं कि यूजर नेम जो सा है या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द यूजर जो सा वो सीक्रेट होता है। सीक्रेट नहीं होता, मगर ऐसा नहीं होता जो स्टैंडर्ड एडमिन हो, ठीक है, या स्टैंडर्ड रूट हो। अक्सर कहा जाता है कि अपने एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स जो है वो डिसेबल कर दिए जाए, ठीक है। गेस्ट अकाउंट बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड जितने अकाउंट्स हैं वो डिसेबल कर दिए जाए कि कल को खुदा ना खास्ता कोई चीज लीक आउट हो जाए तो मसला ना बनाए, ठीक है। अच्छा, सिक्योरली इशूड और सिक्योरली इशू किए जाए। जब इशू कर रहे हैं किसी बंदे को उसका यूजर नेम पासवर्ड, तो वो सिक्योरली हो, और ये ना हो कि भाई एक ऐसा हो कि जिस तरह यूनिवर्सिटीज के अंदर क्लासेस शुरू होती है तो सबका पासवर्ड जो है ABC 123 होता है, तो शुरू में जो लड़कों को थोड़ी थोड़ी कंप्यूटर आते हैं वो सबके अकाउंट से लॉगिन हो के और बीच में कुछ उल्टे सीधे काम कर देते हैं, ठीक है, हमने खुद किए हुए। अच्छा, उसके बाद जो सा है दूसरा स्टेप एक्सेस कंट्रोल का जो की फंडामेंटल स्टेप है इज ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ऑथेंटिकेट करना, कि अगर मैं आके कहता हूँ कि मैं काशिफ हूं, तो वो कहता है अच्छा चलो मुझे साबित करो तुम काशिफ हो, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम अपना पासवर्ड डालते हैं और वो पासवर्ड वेरीफाई करता है। दिस इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन बाय नॉलेज, कि मेरे पास किसी चीज का नॉलेज है, माई फादर्स नेम, माई मदर्स नेम, माई डेट ऑफ बर्थ, माई प्लेस ऑफ बर्थ, और माई सीक्रेट क्वेश्चन, ये सारे ऑथेंटिकेशन बाय नॉलेज है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन बाय ऑनरशिप क्या, कि मेरे पास कोई टोकन हो, उसकी बेस पे ऑथेंटिकेशन हो जाए। आप में से हम सबके पास है गूगल ऑथेंटिकेटर हो सकता है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी हो सकती है, ठीक है, जो डोर लॉक्स है, हैंड ज्योमेट्री, फिंगरप्रिंट्स, ये सारा कुछ है। अच्छा, जब हम ऑथेंटिकेशन कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास एक्सेस कंट्रोल में, अभी हम थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, तो एक्सेस कंट्रोल के अंदर ना दो किस्म के एरर्स होते हैं, ठीक है, एक टाइप 1 और टाइप 2 एरर होते हैं। टाइप 1 एरर क्या होता है, फॉल्स रिजेक्ट। फॉल्स रिजेक्ट से मुराद के बंदा आया और हमने लेजिटिमेट बंदा था, वहां काम करता था, हमने उसे रिजेक्ट कर दिया, ये टाइप 1 एरर है, ठीक है, ये टाइप 1 एरर है, कि रियल बंदा था मगर हमने उसे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और टाइप 2 में ऐसा था कि हमारी कंपनी का बंदा ही नहीं था, उसने अपने फिंगरप्रिंट दिए और कंपनी ने उसे अंदर आने दिया, ठीक है। टाइप 2 एरर जो सा है मोर डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू टाइप 1 एरर। मगर अब जब आप इस तरह के सिस्टम्स, कुछ ऐसे सिस्टम जो टाइप 1 और टाइप 2 एरर प्रोड्यूस करते हैं, उनका जब आप मैप बनाते हैं, ये आपका मैप बना हुआ है, ठीक है, तो एरर रेट और सेंसिटिविटी दोनों को मलहूज़ खातिर रखना आपने, ठीक है, कि जितना ज्यादा सेंसिटिव करते जाएंगे उतने एरर रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जितना आप सेंसिटिविटी कम करना शुरू कर देंगे, एरर रेट कम होना शुरू हो जाएगा, मगर फिर मे भी टाइप 1 एरर आना शुरू हो जाए, ठीक है ना, कि सेंसिटिविटी जो सा है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। तो हम एक एक ऐसी लोकेशन पे इस चीज को मैप कर देते हैं कि क्रॉस एरर रेट जो सा है वो मिनिमम हो, टाइप 1 भी आने का चांस हो, टाइप 2 भी आने का चांस हो, मगर फिर भी हम उसको एक्सेप्टेबल कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे सिस्टम है, मोस्टली बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट स्कैन, हैंड स्कैन, रेटिना स्कैन, ये सारी चीजें होती है, और उसके अंदर पॉसिबिलिटी हो सकती है, लाइक आईफोन के ऊपर जो रिसेंट आईफोन है उनके ऊपर आया, अब उसके अंदर आप लेटेक्स चढ़ा के और वो कर सकते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली आपका इमेज ले रहा है, फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं है। सो ऑथेंटिकेशन के लिए कभी कभी आपको टर्म्स यूज कर मिल सकती है, समथिंग यू नो, समथिंग यू हैव, और समथिंग यू आर। समथिंग यू आर आपके फिंगरप्रिंट हो सकते हैं, रेटिना स्कैन हो सकता है। समथिंग यू हैव आपके पास एटीएम कार्ड होना, समथिंग यू नो आपका पिन नंबर होना, ठीक है। और इनमें से कोई से भी दो फैक्टर्स को आप ऐड कर ले तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम उसे कहना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, बंदा आया, उसने बताया मैं काशिफ हूँ, उसने बताया मेरा पासवर्ड ये है, और उसने जी अपना फिंगरप्रिंट भी दे दिया, अब वो ऑथेंटिकेट हो गया। अब ऑथेंटिकेशन का ये मतलब नहीं है उसको एक्सेस भी मिल गई है। एक्सेस एक अगला प्रोसेस है एज अ पार्ट ऑफ एक्सेस कंट्रोल की चेन के अंदर, इसका ऑथराइजेशन, कि क्या काशिफ को एक्सेस है इन तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, क्या काशिफ एचआर का फोल्डर खोल सकता है, क्या काशिफ कंप्यूटर रूम में जा सकता है, क्या काशिफ जौन सा है ऑफिस के सारे कैमरे डिसेबल कर सकता है, ठीक है। ग्रांटिंग द एक्सेस, सो नीड टू नो बेसिस पे ग्रांट की जाती है एक्सेस, और उस एक्सेस को कौन ग्रांट करता है हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। और बाय डिफॉल्ट तमाम चीजों पे इम्प्लिसिट डिनाई होनी चाहिए, तमाम एक्सेस इम्प्लिसिट डिनाई होनी चाहिए, कि हर एक बंदे को एक्सेस नहीं है जब तक आप उस स्पेसिफिक ग्रुप के मेंबर नहीं हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल हम अक्सर अपने नेटवर्क्स के अंदर वायरलेस लगाते हैं, ठीक है। अब जब हम अपने नेटवर्क में वायरलेस लगाते हैं और हमने 802
ऑथेंटिकेशन करनी होती है, तो हम कहते हैं एनीबडी हु इज अ मेंबर ऑफ डोमेन यूजर्स ग्रुप। अब डोमेन यूजर ग्रुप में कोई भी बंदा मेंबर हो सकता है। कल को आपको अपने नेटवर्क के अंदर वीपीएन यूजर अकाउंट बनाने पड़े, तो वो बंदे जो से हैं वो घर से काम कर रहे होंगे, मगर वो मेंबर होंगे डोमेन यूजर्स ग्रुप के, तो इसका मतलब है वो कभी भी आपकी बिल्डिंग में फिजिकली आके ऑथेंटिकेट करके आपके नेटवर्क का पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज है, तो इम्प्लिसिट डिनाई होना चाहिए, इसलिए आपके पास एक एडी में वायरलेस का ग्रुप होना चाहिए, जो बंदा उसका मेंबर है तो उसको वायरलेस पे एक्सेस हो, ना कि बाय डिफॉल्ट एडी यूजर्स ग्रुप को। ठीक है, उसी तरह हमारे पास एक चीज आती है कॉल्ड अकाउंटिंग। अब जब आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, ऑथेंटिकेशन कर लिया, ऑथराइजेशन कर लिया, ये हार्डकोर सिक्योरिटी के लोगों का काम है। ठीक है, आप हैं साइबर ऑप्स के लोग, आप इंटरेस्टेड है इस चीज के अंदर। ठीक है, और मोस्टली आप लोगों को डिस्करेजमेंट मिलती है कि लॉग्स नहीं मिलते। कभी आप फोरेंसिक एनालिसिस पे, अगर आप कल को फोरेंसिक एनालिस्ट बनेंगे, आप फोरेंसिक को टीम रन कर रहे होंगे, आप जाएंगे कहीं पे, कोई एक्टिविटी हुई है, साइबर एक्टिविटी हुई है, हैक हुआ है, आप जब एनालिसिस करेंगे आप कहेंगे मुझे लॉग्स दो, कहेंगे कौन से लॉग? ओ एडी के लॉग, ओ वो तो वाइप हो गए। ठीक है, हम तो नहीं बैकअप करते थे। ठीक है, इस तरह की पॉसिबिलिटीज आएंगी, बहुत दफा आएंगी। ठीक है, एंड यू वोंट बी सरप्राइज, क्योंकि आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड नेटवर्क के अंदर इस तरह की चीजें शशके नहीं रखते होते। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि ऑडिटिंग क्या है, मॉनिटरिंग क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, ऑडिट ट्रेल्स क्या है, कि कभी कोई आया, लॉगिन हुआ, लॉग ऑफ हुआ, कौन सी पोर्ट से हुआ, कब लॉगिन हुआ, कब लॉग ऑफ हुआ, ये तमाम चीजें जो सी हैं आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू बीइंग अ साइबर सिक्योरिटी ऑप्स गाय। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक्सेस कंट्रोल प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों ने कहा कि एक्सेस कंट्रोल जो सा है, आइडेंटिफिकेशन है, ऑथराइजेशन है, अकाउंटिंग है, और ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिफिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। ठीक है, ये सारा काम कर लिया। अब एक्सेस कंट्रोल जब हमने किसी चीज को देनी है तो किस तरह देनी है? ठीक है, तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो एसेट है। अगर आप एक कंपनी में हैं जो पेशेंट रिकॉर्ड ट्रेड करता है, तो पेशेंट रिकॉर्ड आपकी, आपका जो सा सबसे टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये मिलिट्री क्लासिफिकेशन है और ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की क्लासिफिकेशन है। ठीक है, टॉप सीक्रेट, सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल, अनक्लासिफाइड, डिप, कोई भी कंपनी किसी तरह भी कर सकती, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, मगर ज़ाहिर टॉप सीक्रेट आप वर्ड नहीं यूज करेंगे एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, तो कॉन्फिडेंशियल, प्राइवेट, सेंसिटिव, पब्लिक। ठीक है, तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऐसी है, आपको उसके ऊपर 5 लाख की सिक्योरिटी लगाने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंशियल प्राइवेट के ऊपर शायद आप लगाएं। ठीक है, अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी है तो आपका सॉफ्टवेयर कोड, अगर आप फेसबुक, गूगल है, तो ज़ाहिर आपका जो सर्च इंजन का कोड है इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल स्टफ। ठीक है, अच्छा, ये होगी एसेट क्लासिफिकेशन, कि आपने क्लासिफाई कर दिया कि यार ये कॉन्फिडेंशियल फाइल है। ठीक है, इस फाइल को मैंने जी मेटेलिक कबर्ड में रखना है, और मेटेलिक कबर्ड जो से एक ऐसे रूम में हो जो लॉक हो और उसमें विंडो ना हो और उसके ऊपर सीसीटीवी लगा और उस पर 24/7 सिक्योरिटी गार्ड है। प्राइवेट जो सा है वो वुडन कबर्ड में हो सकती है, और मगर उसको बाकी तमाम किस्म की उस तरह की सिक्योरिटी चाहिए। सेंसिटिव पब्लिक कोई अपनी ड्रॉ में रख ले। ठीक है, ये प्रोटोकॉल्स हैं। इसी तरह आप अपने टेक्निकल प्रोटोकॉल्स भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं इस पे रिसर्च कर रहा था तो पिछले दिनों हमें इस चीज से वास्ता पड़ा, डीएनए मार्किंग। डीएनए मार्किंग इज आउटस्टैंडिंग थिंग, एक छोटे डॉट्स होते हैं डीएनए की तरह के। ठीक है, और आप इसको इस चीज को, इस डिपर को, ठीक है, बड टाइप की चीज होती है, इसको डिप करके ना अपने मॉनिटर या अपने एक्सपेंसिव चीजों के पीछे कहीं पे एक छोटी सी लाइन खींच देते हैं। ठीक है, यानी आपने ये इसको डिप किया, डिप करने के बाद आपने इसके पीछे करके ऐसे लाइन खींच दी, इसी तरह मॉनिटर की एक जगह यहाँ पे कर दी, दैट्स इट। ठीक है, और आपने जो इंटरनेशनल जो इनकी डीएनए मार्किंग डेटाबेस है वहां पे अपना नाम डिटेल दे दी। अगर पुलिस को कभी भी ये चीज मिलेगी, ठीक है, तो वो ये इंफ्रारेड लाइट के अंदर जो सा, ये अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड जो भी लाइट है उसके अंदर देखेगी डीएनए मार्किंग, वहां से रीड करेगी नंबर, डेटाबेस में डालेगी, उन्हें पता चल जाएगा काशिफ की चीज थी। ठीक है, तो ये डीएनए मार्किंग बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं, और इट्स नॉट इजी टू वाइप इट आउट। सबसे पहले तो उसे पता होना चाहिए कि वाइप कैसे करनी है, अनटिल अनलेस चोर भी इतना सोफिस्टिकेटेड हो, वो भी अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड ले लाइट ला के और इसको स्कैन करे। ठीक है, मगर दैट इज द की थिंग। तो बहुत सारी कंपनीज इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं, उस पर लेबल भी लगाते हैं डीएनए मार्क हुआ हुआ है। तो मैं कहता हूँ डीएनए मार्क हो, सबसे पहले यही कोशिश करेगा कि डीएनए मार्किंग किस तरह मैंने गायब करनी है यहाँ से। ठीक हो गया, तो बहरहाल देयर आर डिफरेंट वेज। तो एसेट मार्किंग के लिए वाटर मार्किंग है या लेबल्स यूज होते हैं, इसी तरह डीएनए मार्किंग एक न्यू टेक्निक है। तो एसेट क्लासिफाई कर दिया आपने, कहा जी ये जो स्पेसिफिक फोल्डर है ये जी कॉन्फिडेंशियल है, और इसके ऊपर आपने एक
फोल्डर के ऊपर जो सा क्लिप लगा दिया, उसको कह दिया कॉन्फिडेंशियल है, या उसके ऊपर वाटर मार्क कर दिया, या एक पॉपअप विंडो खुल गई वर्ड के अंदर कि यार ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, या नीचे फुटर के अंदर आपने लाइन लगा दी दिस इज अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, एसेट मार्किंग। ठीक है, और आपने डीआरएम, अगर हम ऑफिस 365 पढ़ेंगे तो हम उसके अंदर देखेंगे डीआरएम किस तरह काम करता है, तो डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर आप मार्किंग कर सकते हैं। अब आपने क्लासीफाई भी कर लिया, मार्किंग कर लिया, अब आपने पॉलिसी लगानी है। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, पॉलिसी बेस्ड अपॉन लेबल्स हो सकती है, बेस्ड अपॉन एसेट हो सकती है, हाउ दिस डाटा सेट इज हैंडल्ड, कि कैसे हैंडल होता है, जैसा मैंने बताया ये फाइल के अंदर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट फाइल में नहीं होना चाहिए। अगर आपका टेक्निकल डाटा, तो ये डाटा इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में इंक्रिप्टेड होना चाहिए, इन द स्टेट ऑफ मोशन के एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो तो इंक्रिप्टेड होना चाहिए। डाटा इन यूज जोन सा है वो जोन सा है कि किस स्टेट में होना चाहिए, कि अगर लोड हुआ हुआ है तो क्या मेमोरी में लोड होना चाहिए या नहीं, क्या इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होना चाहिए। एक टर्म है AWS स्नोबॉल। ठीक है, गूगल करें और आपको एक वीडियो मिलेगी, वो वीडियो वॉच करें। ठीक है, कि अगर आपने अपनी कंपनी का डाटा एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास भेजना होता है तो आपको एक स्नोबॉल भेजता है, एक बॉक्स टाइप की चीज भेजता है, वो इंक्रिप्टेड होती है, उसके अंदर आप अपना डाटा अपलोड करते हैं और AWS को वापस भेज देते हैं और AWS उसे अपने क्लाउड में अपलोड कर देता है। अगर आपके पास टेराबाइट्स ऑफ डाटा है और आप दुनिया के किसी ऐसे लोकेशन में हैं जहां पर आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है इतनी, ठीक है, या इंटरनेट लिंक नहीं है इतना बड़ा, तो आपने वो सारे का सारा डाटा AWS में फ्लाक कंटेनर में भिजवाना है, तो कैसे भिजवाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाता है डाटा डिस्पोजल। ठीक है, कि जब डाटा, ये AWS स्नोबॉल की वीडियो के अंदर वो डाटा डिस्पोजल भी आपको क्लियर करता है और कंट्रोल पॉलिसी भी थोड़ा सा डिस्कस करता है। ठीक है, तो डिस्पोजल क्या कि आप क्लियर करें और उसके ऊपर दोबारा रीइंस्टॉल कर लें, पर्च कर दें, यानी उसके ऊपर हैवी मैग्नेटिक वेव्स के जरिए पर्जिंग होगी। ठीक है, या डिस्ट्रॉय कर दें, या मीडिया को उठा के डिस्ट्रॉय कर दें। मैं कंपनी में काम करता था, वहां पे हम लोग कुछ कोड राइट करते थे, और कोड राइटिंग के बाद जब वो काम खत्म हो जाता था तो 3 साल के बाद वो हार्ड ड्राइव जो से हम जो सा है वो नॉक के लड़कों को दे देते थे, वो थोड़ी से पकड़ के उसको तोड़ते थे हार्ड ड्राइव को। ठीक है, फिर उसको डिस्ट्रॉय करते थे। तो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कंपनीज और किस किस्म का डाटा आपके पास है, तो ये आप डिफरेंट किस्म के प्रोसीजर्स प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बहुत सारे रूल्स हैं, डिफरेंट किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, हर बंदे के हाथ में फायरवॉल या गन या बंदूक नहीं होती। ठीक है, उसने हर बंदे का डिफरेंट रोल है। एग्जीक्यूटिव सीनियर मैनेजमेंट जो सी है वो कहती है हाँ भाई हम सिक्योरिटी को सीरियस लेते हैं, कंपनी की ग्लोबल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते हैं। डाटा ऑनर एक ऐसा बंदा होता है जो उस डाटा का ऑनर है। से फॉर एग्जांपल अगर HR का डाटा है तो उसका ऑनर जो सा है वो डायरेक्टर HR होगा, IT डायरेक्टर नहीं होगा, सिस्टम एडमिन नहीं होगा, आप नहीं होगे, आपके पास उसके एडमिन राइट्स नहीं होंगे कि आप सबकी सैलरीज देखते पड़े, सिर्फ डाटा ओनर के पास होंगे। डाटा कस्टोडियन जो सा है वो एक ऐसा बंदा होगा जो उस डाटा के ऊपर डे टू डे टास्क परफॉर्म कर रहा है, प्रॉब्ली HR की टीम। ठीक है, पेरोल एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं, HR असिस्टेंट हो सकते हैं, डिफरेंट किस्म के लोग। ठीक है, वो डाटा कस्टोडियंस हो गए। डाटा ओनर, डायरेक्टर HR, डाटा कस्टोडियन HR का स्टाफ, सिस्टम ओनर, ठीक है, responsible for the security of the system, work closely with the data owner to make sure appropriate controls are in place। ठीक है, probably अब यहां पर IT का सिज एडमिन आ सकता है। ठीक है, वो क्या करेगा, अगर किसी को एक्सेस चाहिए होगी तो वो उसको उस अप्रोप्रिएट ग्रुप में डालेगा, मगर उसके लिए उसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी डाटा ओनर के पास से। वो अपनी मर्जी से नहीं डालेगा कि उसका दिल किया तो अपने आप में भी डालेगा। ठीक है, और डाटा ओनर के पास इतना नॉलेज आपने देना है उसे कि वो वेरीफाई कर सके कि यार कितने लोगों को इस चीज पे परमिशन है, वो IT पे डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, ये डॉजी IT नहीं चलानी चाहिए। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है। फिर उसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजेस प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग एक्सेस, कि सिस्टम ऑनर जो सा है वो डे टू डे कंट्रोल्स इन प्लेस रखेगा, मगर मेरे ख्याल में ये ये जो रोल है ना ये मोस्टली मर्ज हुआ होता है सिस्टम ऑनर और सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर के। वो ग्रांट करता है कि अगर मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे HR के फोल्डर पे एक्सेस चाहिए, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर एक्सचेंज कंट्रोल प्रोसेसर प्रोसेस बनाते, कहता है काशिफ नीड एन एक्सेस टू HR फोल्डर, और वो फॉर्म उठा के जो सा है डाटा ओनर के पास भेज देता है, डाटा ओनर कहता है अप्रूव्ड। ठीक है, और उसके बाद वो वापस आता है, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर मुझे उस फोल्डर में या उस फोल्डर पे राइट्स या उस एप्लीकेशन पे राइट्स दे देता है। ठीक है, उसके बाद कुछ और रोल्स आ जाते हैं, एंड यूजर।
एंड यूजर कोई भी हो सकता है, हर यूजर भी हो सकता है, मगर उसको सिर्फ अपने एचआर रिकॉर्ड्स के ऊपर एक्सेस हासिल हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा बाकी तीन चार और रोल है। सिक्योरिटी ऑफिसर जो डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओवरऑल सिक्योरिटी हो सकता है। ऑडिटर जो ऑडिट करता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल जो पॉलिसीज बनाता है कि एचआर के डेटा पे एक्सेस सिर्फ एचआर को होगी, और उसके लिए ये चेंज कंट्रोल का प्रोसेस होगा, अगर किसी और बंदे को एक्सेस चाहिए तो उस डाटा का ऑनर करेगा। ठीक है, और वो स्पेसिफिकली एचआर से रिलेटेड नहीं होती, ओवरऑल कंपनी वाइड एक पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है, जैसे जिसको अप्रूवल हासिल होती है एग्जेक्टिव मैनेजमेंट की। ठीक हो गया, समझ आ गई? मुझे पता है ये बहुत बोरिंग से है, मगर ये बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं रियल टाइम लाइफ एग्जांपल्स दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल टाइप्स। अब एक्सेस कंट्रोल की डिफरेंट किस्म की टाइप है। वन इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं मैनेजेरियल कंट्रोल, मैनेजमेंट के कंट्रोल। ठीक है, पॉलिसी बना दी, पेनल्टीज बता दी, सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग बता दी, ऑडिटिंग मॉनिटरिंग पॉलिसीज बना दी, पॉलिसीज डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, फिजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल किस तरह हो सकते हैं? सीसीटीवी लगा दिए, ठीक है, दैट इज अ फिजिकल कंट्रोल्स। ठीक है, और सिक्योरिटी गार्ड बैठा दिया, फिजिकल कंट्रोल। ठीक है, फेंसिंग कर दी, फिजिकल कंट्रोल। कंप्यूटर रूम को लॉक कर दिया, फिजिकल कंट्रोल। ठीक है, टेक्निकल कंट्रोल्स, इंक्रिप्शन कर दी, आईडीएस आईपीएस लगा दी, फायरवॉल लगा दी, एंटीवायरस लगा दिया, लिस्ट प्रिविलेजेस कर दी, फोल्डर को लॉकडाउन कर दिया। ठीक है, ये होगी एक्सेस कंट्रोल टाइप। ठीक है, अच्छा, अब इन एक्सेस कंट्रोल टाइप्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव में फिर फर्दर क्लासिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिवेंटेटिव, डिटेरेंट, डिटेक्टिव, करेक्टिव, रिकवरी एंड कंपनसेटिंग कंट्रोल्स। ठीक है, इसी तरह फिजिकल में भी इसी तरह ये सारी टाइप्स हैं। ठीक है, और फिर टेक्निकल के अंदर भी बहुत सारी टाइप्स हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने एक टेबल चोरी किया कहीं से। ठीक है, सो मैनेजमेंट का डिटेक्टिव कंट्रोल क्या है कि डायरेक्टिव कंट्रोल। ठीक है, डायरेक्टिव मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, डायरेक्टिव नहीं है यहाँ पे। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन बहुत सारे लोग डिफरेंट नेम्स यूज करते हैं। ठीक है, डायरेक्टिव कंट्रोल क्या है कि कंपनी ने कहा ये पॉलिसी है, ये गाइडलाइन है, इसको फॉलो करना है। ठीक है, प्रिवेंटेटिव क्या चीज बचाती है हमें? एनडीए, सेपरेशन ऑफ ड्यूटी, वार्निंग बैनर। ठीक है, प्रिवेंट करेगा। ठीक है, डिटेक्टिव, डिटेक्टिव कंट्रोल ये कि हमने लॉग रिव्यू करे, लॉग रिव्यू की, एक दिन देखा कि यार ये एडमिनिस्ट्रेटर रोज रात को 12 बजे लॉग इन होता है, क्यों होता है? ठीक है, करेक्टिव कंट्रोल, अब अगर वो रात को 12 बजे लॉग इन होता है और उसने कुछ पुठा सीधा काम किया तो पेनल्टी दे दे, एडमिनिस्ट्रेटिव लीव दे दें, या कंट्रोल टर्मिनेशन प्रोसेस, या उसको नौकरी से निकाल दें कि इसको प्रोसेस को करेक्ट कैसे करना है। ठीक है, और रिकवरी कंट्रोल, खुदा ना खाता उसने उड़ा दिया सारा कुछ, तो अब उसको रिकवर कैसे करना है, तो हमारे पास बीसीपी डीआरपी प्रोसेस है। मगर ये सारे देखें मैनेजेरियल है। ठीक है, अब इसी तरह अगर आप फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स की बात करते हैं, ठीक है, और टाइप्स, कंट्रोल एंड टाइप्स इसमें लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, प्रोसीजर, फिजिकल सिक्योरिटी प्रोसीजर क्या है? प्रिवेंटेटिव, प्रिवेंट क्या करेगा? लॉक्स, बैच सिस्टम, सिक्योरिटी गार्ड। डिटेक्ट क्या करेगा? सीसीटीवी कैमरा। करेक्टिव क्या है? यूजर बिहेवियर मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई अपडेट फिजिकल बैरियर। रिकवरी कंट्रोल, रिकंस्ट्रक्शन ऑफिशियल फैसिलिटीज, ऑफ साइट फैसिलिटीज। ठीक है, कि हमारे पास कहीं ऑफ साइट फैसिलिटी। इसी तरह टेक्निकल कंट्रोल्स, डायरेक्टिव क्या स्टैंडर्ड्स जो से हैं, टेक्निकल स्टैंडर्ड या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, यूजर ऑथेंटिकेशन प्रिवेंट करता है, एसीएल, फायरवॉल, आईपीएस, डिटेक्टिव लॉग्स ऑब्वियसली। करेक्टिव क्या? आइसोलेशन, टर्मिनेशन, कंटेनमेंट। ठीक है, कि हमने देख लिया कि कुछ हो गया है, ये पीसी 2 नंबर काम कर रहा है, रैंसमवेयर चलाने लगा है, कंटेन कर दिया। रिकवरी, बैकअप से रिस्टोर करें या रीबिल्ड करें। ठीक है, ये तमाम कंट्रोल टाइप्स हैं। तो अक्सर लड़के जब आप मीटिंग में बैठे होते हैं, इस तरह के भारी वर्ड कभी कभी यूज हो सकते हैं कि हमें डिटेक्टिव टेक्निकल कंट्रोल इंप्लीमेंट करने चाहिए। ठीक है, डिटेक्टिव टेक्निकल कंट्रोल से क्या हमारा लॉग मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ठीक है, करेक्टिव कंट्रोल ये है, रिकवरी कंट्रोल ये है। तो बहुत जगह इस तरह के वर्ड जो से हैं, लेट यू सेल इन द आइडियाज। ठीक है, इट रियली हेल्प्स। ठीक हो गया। तो आज हमने जो है एक्सेस कंट्रोल को काफी काफी डिटेल में जाके पढ़ा, मगर बड़ा हमारा बहुत इन डेप्थ नहीं था, मगर हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू गो थ्रू द बुक। मेरे ख्याल में 4 या 5 पेजेस, 4 या 5 पेजेस से ज्यादा हमने पढ़े हैं। तो इसको एक दफा रिवाइज कर लें इंशाल्लाह। फिर और क्विज इंजन पे ट्राई करते रहें। तो खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।